अगर किसी आदमी की आंखें नहीं है, बाकी का सारा शरीर नॉर्मल है, तो भी उसकी लाइफ बहुत मुश्किल है। बिना एक पैर के, बिना एक हाथ के आदमी फिर भी आराम से ज़िंदगी बिता सकता है, पर बिना आँखों के ज़िंदगी बिताना बहुत मुश्किल है। क्योंकि इंडिया में भी सब सोचते हैं ना कि अगर अमेरिका आप चले गए या बाहर आप चले गए इंटरनेशनल तो वहीं पे सब कुछ अच्छा है। इंडिया को फिर वो यही सोचते हैं कि बाहर ही सब कुछ अच्छा है। हर रोज़ कोई ना कोई पेशेंट अफ्रीका से, ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, सब कंट्री से ट्रैवल करके इंडिया आते हैं इलाज कराने के लिए। उसका एक रीज़न मेन है कि अगर वहाँ पे किसी चीज़ के लिए वो लोग 1 लाख रुपए पे कर रहे हैं, तो वही ट्रीटमेंट यहाँ पे 10,000 में होता है। तो पहली बार ऑपरेशन थिएटर में जब जाते हैं तो बहुत ज़्यादा डर लगता है। हम लोग के दोस्त या कई सारे लड़के ऐसे थे जो कि ऑपरेशन थिएटर में गिर के बेहोश भी हो गए। प्राइवेट वर्सेस गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं या आई केयर होते हैं, उसमें आपके हिसाब से सबसे बड़ा फ़र्क क्या होता है पेशेंट के एक्सपीरियंस? किसी भी गवर्नमेंट सेटअप में सब सुविधाएं अच्छे डॉक्टर होने के बावजूद भी, अच्छी मशीन होने के बावजूद भी इतना ज्यादा रश रहता है, इतने पेशेंट रहते हैं कि डॉक्टर चाह के भी पेशेंट को उतना टाइम नहीं दे पाता है जितना कि देना चाहिए। सर, हर फील्ड में टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा आ गई है। आपके फील्ड में किस तरीके से इम्पैक्ट कर रहा है? तो एआई बेस्ड सर्जरीज का एडवांटेज है कि वो जो भी रिजल्ट डॉक्टर दे रहा है उस रिजल्ट को और एनहांस कर देती है और सेफ बना देती है। तो सर्जरी के मेन काम तो डॉक्टर करता है, बट एआई उस डॉक्टर को हेल्प करती है और अच्छा प्रेडिक्टेबल आउटकम देने के लिए। जैसे मैं तो एक कॉर्निया सर्जन हूँ, मैं बहुत सारे ट्रांसप्लांट्स करता हूँ। तो ऐसे पेशेंट जिनकी दोनों आंखों की कॉर्निया खराब है, वो चल फिर नहीं पा रहे हैं, और जब उनका ट्रांसप्लांट करते हैं और जब उनको चलना फिरना अपने घर वाले दिखाई पड़ते हैं, तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं होता। वो समझ नहीं पाते कि मैं 10 साल बाद अपने बच्चे को देख रहा हूँ या अपनी वाइफ को देख रहा हूँ। तो वो पेशेंट जो फीडबैक देता है, वो जो खुशी होती है, वो एक अलग लेवल पे पेशेंट की भी खुशी होती है और एज अ डॉक्टर आप उसकी खुशी को फील कर पाते हैं। हेलो एंड वेलकम टू केजेड टॉक्स। मैं अंशिका चौधरी आज आपको स्वागत करती हूँ बहुत ही खास एपिसोड में। अब आप सब सोचेंगे ये इतना खास एपिसोड क्यों है? क्योंकि आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल डॉक्टर है जिनका हाथ लगते ही लोगों की रोशनी ही नहीं, लोगों की जिंदगी में भी चमक आ जाती है। जिनको है 15 इयर्स का सॉलिड एक्सपीरियंस, सीतापुर से लेकर हैदराबाद, हैदराबाद से लेकर यूएस एंड यूएस से फिर से दिल्ली। उनको है पूरी टॉप नॉच ट्रेनिंग। जिनको कैटरेक्ट हो या फिर कॉर्निया ट्रांसप्लांट, डॉक्टर भूपेश हैं सबके लिए एक अल्टीमेट सॉल्यूशन। हेलो डॉक्टर भूपेश, हेलो, कैसे हैं हाउ? सर आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? सर मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो सर एक आपसे सवाल था, जैसे हम डॉक्टर की बात कर रहे हैं, डॉक्टर आप देखोगे बचपन से ही एक प्रोफेशन, बहुत बड़ा प्रोफेशन माना जाता है, एक भगवान का दर्जा दिया जाता है। तो डॉक्टर बनना आपके लिए पहले से एक प्रोफेशन की तरह था या कुछ आपका कोई इसके पीछे कुछ ज्यादा मीनिंगफुल था आपके लिए? सो डॉक्टर बनना, हम लोग बेसिकली डॉक्टर आदमी बनता है क्लास 12th के बाद। हम डिसाइड करते हैं कि हमें क्या बनना है। तो उस टाइम पे तो पेरेंट्स का गाइडेंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि पेरेंट्स गाइड करते हैं कि एक अच्छा प्रोफेशन है। बच्चे को उतना समझ नहीं होता कि वो किस प्रोफेशन में जा रहा है या वो क्या करेगा आगे चल के। तो पेरेंट्स का गाइडेंस था कि मेडिकल फील्ड एक अच्छी फील्ड है, काम के पर्पज़ से भी, सोसाइटी में काम करने के लिए भी। तो उस फील्ड से मेडिकल फील्ड मैंने चूज़ किया। बट जब मैंने ट्रेनिंग करी, पेशेंट्स देखे और जब उनका एक्सपीरियंस मुझे मिला, तब मुझे एक डिफरेंट फीलिंग आई कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो बाकी सारे कामों से ज़्यादा अच्छा है। सोसाइटी के लिए भी, लोगों के लिए भी और खुद को मेरे लिए भी, कि आई फील वेरी सैटिस्फाइड आफ्टर ट्रीटिंग द पेशेंट्स। तो सर आई स्पेशलिस्ट बनने का जो रीजन था आपका, कोई वो पर्सनल रीजन था उसके पीछे? सो आई स्पेशली अगेन मुझे पसंद थी आई की ब्रांच। बेसिकली एमबीबीएस में हम लोग सारी स्पेशलिटीज़ पढ़ते हैं। हम्म। आई, ईएनटी, न्यूरो, कार्डियो सारी ब्रांचेस पढ़ते हैं। आई एक बहुत ही छोटी ब्रांच है, पर बॉडी की मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट ब्रांच है कि हम्म। अगर किसी आदमी की आँखें नहीं है, बाकी का सारा शरीर नॉर्मल है, तो भी उसकी लाइफ बहुत मुश्किल है। बिना एक पैर के, बिना एक हाथ के आदमी फिर भी आराम से ज़िंदगी बिता सकता है, हम्म। पर बिना आँखों के ज़िंदगी बिताना बहुत मुश्किल है। जो कुछ देख ही नहीं पाएगा तो कुछ दुनिया देख ही में नहीं क्या? पाएगा, तो उसके लिए हर चीज़ बहुत ही मुश्किल होती है। तो इसलिए मुझे आई पसंद था, और दूसरा ये था कि मुझे एक सर्जन बनना था, और आई एक हुँ। सर्जिकल ब्रांच है, तो मैंने इस रीज़न से भी ये ब्रांच चूज़ किया। अच्छा सर। मतलब बहुत इंस्पायरिंग सा हुँ। लगता है ना, मतलब सामने डॉक्टर को देखना, क्योंकि हर कोई बचपन से ही सोचता है कि डॉक्टर बनना है। और आपकी जर्नी सुन के, क्योंकि आप यूएस तक आपने सफ़र किया है, तो जैसे सर आप एक बहुत छोटे से टाउन से आए हो, एक सीतापुर टाउन से, और वहाँ से लेके आप पहले हैदराबाद तक आपने ट्रेनिंग की, फिर यूएस से, फिर यूएसए से आप दिल्ली, तो इतने सारे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस आपने किए हैं, तो आपका सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट क्या था? सो जब मैं सीतापुर में पढ़ रहा था, जिस टाइम पे मैं हुँ। अपना ऑप्थेल्मोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था, उस टाइम पे भी मेरा कोशिश रहता था कि इंडिया में जो भी कॉन्फ्रेंसेस होती थी हुँ। या जो भी मीटिंग्स होती थी, मैं उनको अटेंड करूँ। हालाँकि मेरे साथ के लोग बोलते थे इसकी ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों की, बट मुझे पसंद था, मैं जाता था कॉन्फ्रेंसेस में। और जो हुँ। टॉप मोस्ट लोग होते थे उनसे मिलता था, देखता था उनका क्या व्यू पॉइंट है लाइफ़ को लेके या ऑप्थेल्मोलॉजी को लेके। तभी से मेरे मन में था कि भले मैं अभी आज यहाँ पे हूँ, पर आने वाले टाइम में मैं इन लोग के बराबर तक पहुँचूँगा। तो उसी हुँ। वजह से मैं पहले हैदराबाद गया, जहाँ पे एलवी प्रसाद आई इंस्टीट्यूट है, जो कि इंडिया का सबसे अच्छा आई इंस्टीट्यूट है। वहाँ पे मैंने हुँ। 3 साल ट्रेनिंग करी।
फिर वहाँ से निकल के मुझे लगा कि दुनिया में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है। फिर मैं अमेरिका गया, मैंने वहाँ पे कॉर्निया में ट्रेनिंग करी। फिर वहाँ से ट्रेनिंग करने के बाद जब मुझे लगा कि नाउ आई नो कि दुनिया भर में क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या मैं वो सारी चीज़ें अपने पेशेंट्स को दे सकता हूँ, तब मैंने आके दिल्ली में फिर प्रैक्टिस स्टार्ट करी। तो ये मेरा क्योंकि एक हाँ, क्योंकि इंडिया में भी सब सोचते हैं ना कि अगर अमेरिका आप चले गए या बाहर आप चले गए इंटरनेशनल तो वहीं पे सब कुछ अच्छा है। इंडिया को फिर वो यही सोचते हैं कि बाहर ही सब कुछ अच्छा है। तो जब मैं अमेरिका गया और मैंने देखा कि वहाँ पे क्या काम डॉक्टर्स कर रहे हैं, क्या हुँ, स्पेशलिटी कर रहे हैं, क्या चीज़ें प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो मैंने पाया कि जो भी चीज़ें हम लोग हैदराबाद में कर रहे थे, हुँ, वो लोग उससे कहीं भी कुछ भी ज़्यादा या एक्स्ट्रा नहीं कर रहे हैं। हुँ, उनके नंबर्स भी कम है, वो लोग लिमिटेड पेशेंट ट्रीट करते हैं क्योंकि उनकी हुँ, पॉपुलेशन कम है। हुँ, हुँ, चीज़ें सारी वो लोग सेम कर रहे हैं जो कि हम कर हुँ, रहे हैं। कोई भी बस फ़र्क नहीं है। एक जो मेन फ़र्क है वहाँ और यहाँ के काम में कि वो लोग अपने कामों को ज़्यादा पब्लिश करते हैं, ज़्यादा हुँ, पब्लिकेशन करते हैं, ज़्यादा प्रचार करते हैं। तो हुँ, ऐसा लगता है कि अमेरिका में वो काम ज़्यादा अच्छा हो रहा है, पर ऐसा कुछ नहीं। इंडिया के सर्जन्स आर फार बेटर ट्रेन्ड देन अमेरिकन और एनी अदर सर्जन। तो यस, ऐसा यस। कुछ भी नहीं है। तो इस चीज़ से ऑडियंस को ये भी मिलेगा कि इंडिया इज़ बेस्ट। येस, ऑफ कोर्स बिकॉज़ हम लोग मैं जैसे दिल्ली में प्रैक्टिस करता हूँ, तो हम लोग हुँ, हर रोज़ कोई ना कोई पेशेंट अफ्रीका से, ऑस्ट्रेलिया से, हुँ, अमेरिका से, सब कंट्री से ट्रैवल करके इंडिया आते हैं इलाज हुँ, कराने के लिए। उसका एक हुँ, रीज़न मेन है कि एक तो अच्छी सर्विस उनको पता है कि एक अच्छी सर्विस तो मिलनी ही है, प्लस उनका कॉस्ट ऑफ जो ट्रीटमेंट है वो भी 1/10 हो जाता है। अगर वहाँ पे किसी चीज़ हुँ, के लिए वो लोग 1 लाख रुपए पे कर रहे हैं, तो वही ट्रीटमेंट यहाँ पे 10,000 में होता है। तो उतने ही खर्चे में वो लोग यहाँ पे आके एक अच्छा ट्रीटमेंट लेके जाते हैं। और यस, अगर मैं बात करूँ अमेरिका में इंडियन डॉक्टर्स की, तो हुँ, इंडियन डॉक्टर्स की वैल्यू अमेरिका में बहुत ज़्यादा है, या किसी भी फॉरेन कंट्री में इंडियन डॉक्टर्स की को बहुत अच्छा ट्रीटमेंट देते हैं बिकॉज़ दे आर मोर केयरिंग एंड हुँ, दे आर एक्सीलेंट सर्जन्स। सो हुँ। दैट्स द रीज़न। सर हर किसी की लाइफ में ना एक रोल मॉडल होता है, ठीक है? या फिर किसी का कोई मेंटर होता है। तो आपका रोल मॉडल कौन रहा है आपकी इस जर्नी में? सो मेरी जर्नी में बहुत सारे रोल मॉडल्स थे, तो मेरा हमेशा से एक रूल रहा है कि जब भी हुँ, मैं जहाँ पे भी काम कर रहा होता हूँ या जहाँ हुँ, पे पढ़ रहा होता हूँ, तो वहाँ हुँ, पे जो भी सबसे अच्छा है, हुँ, हुँ, हमेशा मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उस आदमी को फ़ॉलो करूँ, हुँ, कि वो हुँ, क्यों अच्छा बना है, वो सबसे ऊपर हुँ, क्यों हुँ, बैठा है, हुँ, उसके अंदर हुँ, की क्या पॉज़िटिव क्वालिटीज़ हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि उन क्वालिटीज़ को अपने अंदर इम्बाइब करूँ जिससे कि मैं अच्छा बन पाऊँ। तो मेरा रोल मॉडल मल्टीपल रहे हैं, पर सबसे हुँ। मैंने कुछ ना कुछ सीखा ही है। यस सर। तो जैसे आप सबसे पहले ऑपरेशन थिएटर में गए होंगे, सबका एक अलग सा एक्सपीरियंस होता है। तो आपका क्या एक्सपीरियंस था? आपको कैसा फ़ील हुआ था? मतलब पहली बार ऑपरेशन थिएटर में जाकर? तो पहली बार ऑपरेशन थिएटर में जब जाते हैं तो बहुत ज़्यादा डर लगता है, बिकॉज़ और काफ़ी हम लोग के दोस्त या कई कई सारे लड़के ऐसे थे जो कि ऑपरेशन थिएटर में गिर के बेहोश भी हो गए, देख के ओह! ऑपरेशन होते हुए, बिकॉज़ बहुत ही नया एक्सपीरियंस होता है और हर कोई उसको टॉलरेट नहीं कर पाता है। हुँ, लेकिन फिर धीरे-धीरे जब जाते हो, आप ऑब्ज़र्व करते हो चीज़ों को, जब कुछ ऑब्ज़र्वेशन हो जाता है तो फिर आप असेस कराना शुरू करते हो। ऐसे करके हम लोग ऑपरेशन थिएटर में अपना ट्रेनिंग बढ़ाते हैं। पर डेफ़िनिटली ऑपरेशन थिएटर का एक्सपीरियंस एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंस्पायरिंग एक्सपीरियंस होता है, और जब आप देखते हो कि जो सर्जन ऑपरेट कर रहा हुँ, है, हुँ। तो आप इस बात को सोचते हो कि कब मैं उस पोज़ीशन में होऊँगा कि मैं पेशेंट को ऑपरेट करूँगा। तो दैट इज़ द थिंग व्हेन यू गो फर्स्ट द ओपी। सर आपके एक्सपीरियंस से जितना आपने एक्सपीरियंस है, तो सर उसमें इंडिया में सबसे कॉमन आई प्रॉब्लम कौन-सी होती है? तो इंडिया में आई प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी हैं। हुँ, सबसे कॉमन कॉमन आई प्रॉब्लम की बात करें तो आज भी कैटरैक्ट जो कि ऐज के साथ होता है, वो हुँ, सबसे कॉमन आई प्रॉब्लम है। उसके अलावा डायबिटिक रेटिनोपैथी, हुँ, कॉर्निया में की खराबी हो जाना, या ग्लाकोमा एक हुँ, बहुत ही कॉमन बीमारी है जो कि लोगों को हुँ, रहती है। तो इस टाइप की बहुत सारी बीमारियाँ हैं जो कि बहुत कॉमन है। ऑल्दो कैटरैक्ट या मोतियाबिंद अभी भी सबसे ज़्यादा कॉमन बीमारी है इंडिया में। हुँ। अ, ऐज के साथ तो हर किसी की आँख में ये मिल ही जाता है हाँ, हर कैटरेक्ट तो किसी के नहीं, बहुत ही ये 100% लोगों को कैटरेक्ट हुँ, होता है। तो एक कुछ लोग पूछते हैं आके कि क्या हमको हुँ, भी कैटरेक्ट बनेगा? तो मैं हुँ, बताना चाहता हूँ कि हर इंसान जो हुँ, भी 70 साल, 80 साल तक ज़िंदा है, हुँ, उसको कैटरेक्ट होना ही होना है, और उसका इलाज भी अल्टीमेटली ऑपरेशन ही है। लोग हुँ, कैटरेक्ट से बचने के लिए तरह-तरह की दवाइयाँ करते हैं। हुँ, कुछ-कुछ आयुर्वेदिक, या कुछ आयुर्वेदिक तो नहीं बोलना चाहता हूँ मैं, कुछ-कुछ हुँ, ऐसी दवाइयाँ हैं जो कोवैक्स देते हुँ, हैं, जो हुँ, सर्टिफ़ाइड नहीं है, वो दवाइयाँ डालते हैं आँख में हुँ, हुँ, और सोचते हैं कि इससे कैटरेक्ट नहीं होगा। हाँ, और ऐसा कुछ भी नहीं है, हर किसी को अल्टीमेटली कैटरेक्ट सर्जरी करानी ही पड़ती है। तो हुँ, और ये कैटरेक्ट सर्जरी कोई बहुत ही डरावनी है, बहुत ही ऐसी हॉरिबल आधे चीज़ लोग नहीं तो है। डर जाते हैं तो ना डर के सुन मारे के लोग कि उसको डिले हाँ, करते रहते हैं, डिले करते रहते हुँ, हैं कि मैं कितना बच जाऊँ कैटरेक्ट से। बट हुँ, समझदारी इसमें है कि अगर आपको कैटरेक्ट से देखने में दिक्कत हो रही है, दूर की नज़र कमज़ोर हो रही है, तो जो भी हुँ, आपके आस-पास अच्छा डॉक्टर है उसके पास जाएँ और अपना ऑपरेशन कराएँ। क्योंकि ऑपरेशन एक ही बार होना है, और एक बार ऑपरेशन होने के बाद ज़िंदगी भर की अच्छी रोशनी आपके साथ रहने वाली है। जैसे प्राइवेट वर्सेस गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं या आई केयर होते हैं, उसमें आपके हिसाब से सबसे बड़ा फ़र्क क्या होता है पेशेंट के एक्सपीरियंस में? सो अगर हम लोग बात करें गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की हुँ, और प्राइवेट हॉस्पिटल्स की,
गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कोई भी खराबी नहीं है। डॉक्टर्स जितने ट्रेंड गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही हैं, उतने ट्रेंड प्राइवेट हॉस्पिटल में हैं। जो पेशेंट का एक्सपीरियंस रहता है, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में थोड़ा-सा अच्छा नहीं रहता। उसका मेन रीज़न है पॉपुलेशन। हुँ, क्योंकि किसी भी गवर्नमेंट सेटअप में सब सुविधाएँ अच्छे डॉक्टर होने के बावजूद भी, अच्छी मशीनें होने के बावजूद भी हुँ, इतना ज़्यादा रश रहता है, इतने पेशेंट रहते हैं कि डॉक्टर चाह के भी पेशेंट को उतना टाइम नहीं दे पाता है जितना कि देना चाहिए। हुँ, नंबर 1। नंबर 2, क्योंकि बहुत जल्दी-जल्दी डॉक्टर बदलते रहते हैं, ट्रांसफ़र होते रहते हैं, तो कोई भी पेशेंट अपने डॉक्टर के साथ 2 साल, 5 साल तक कंटिन्यू नहीं कर पाता। हर 6 महीने, हुँ, साल भर में उसको एक नया डॉक्टर मिलने वाला है वहाँ पे। तो वो हुँ, भी एक प्रॉब्लम रहती है, तो डॉक्टर और पेशेंट का रिलेशनशिप इसीलिए बहुत अच्छा बन नहीं पाता, बिकॉज़ हुँ। ऑफ द लिमिटेशन कि उनको ट्रांसफ़र होना है, उनकी पोस्टिंग कहीं और लग जाएगी, भीड़ बहुत है, तो बहुत वो भीड़ बात नहीं होती कर है। पाते, तो इसलिए पेशेंट को वो एक्सपीरियंस अच्छा नहीं लगता है। हुँ, लेकिन अगर हम बात करें सर्जरी की, कि ये क्या सर्जरी में भी फ़र्क होता है? तो ऐसा हुँ, कुछ नहीं है। अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल का अच्छा डॉक्टर आपको ट्रीट कर रहा है, तो डेफ़िनिटली आपको अच्छा रिज़ल्ट ही मिलने वाला है। हुँ। पर फिर ऐसे भी होता है ना कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप चले जाते हो क्योंकि सर्विसेज़ तो सब अच्छी होती है, हुँ, लेकिन फिर वही इतनी भीड़ होती है क्योंकि मेरा खुद का एक ऐसा ही एक्सपीरियंस रहा है, इतनी भीड़ होती है कि आपका पूरा दिन निकल जाता है, आपको शाम हो जाती है, जब तक भी बहुत तो फिर इश्यू हो जाता है। ये बहुत ही जेन्युइन प्रॉब्लम हुँ, है, तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए जैसे जब मैं अमेरिका था, तो उन्होंने हुँ, क्या नियम बनाया था हुँ, कि जो भी बड़े हॉस्पिटल्स हैं, उन बड़े हॉस्पिटल में कोई भी पेशेंट जिसको बहुत छोटी बीमारी है, जो कि हुँ, किसी छोटी क्लिनिक पे या प्राइवेट हॉस्पिटल में ठीक हो सकती है, उसको बड़े हॉस्पिटल में एंट्री अलाउड ही नहीं है। हाँ, जब तक आपके शहर का डॉक्टर या आपका लोकल डॉक्टर आपको रेफ़र नहीं करेगा कि अभी हुँ, आपको उस हॉस्पिटल में जाना है। जैसे मान लो हुँ, कि हुँ, आपको आँख में खुजली हुई, आप हुँ, उस खुजली के लिए ट्रीटमेंट के लिए एम्स जाना चाहते हो, हुँ, जिसका कोई पॉइंट नहीं है। उसको कोई भी आई डॉक्टर अपनी क्लिनिक में ठीक कर सकता है। तो आपको उस खुजली के लिए या चश्मे का नंबर चाहिए आपको। उसके लिए आपको एम्स जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए आप आराम से किसी आस-पास के डॉक्टर को दिखा के चश्मा ले सकते हो। अगर उससे ठीक नहीं होता है, तब आपको नेक्स्ट सेंटर पे जाना चाहिए। तो बाहर की कंट्रीज़ में रूल बना दिया उन्होंने कि प्राइमरी केयर बेसिक डिज़ीज़ेज़ के लिए है, जो बड़े सेंटर्स हैं या बड़े हॉस्पिटल्स हैं, वो मेन बड़ी प्रॉब्लम्स के लिए। तो आई थिंक हुँ, हम इंडिया में भी हमें वो रूल फ़ॉलो करना चाहिए। हुँ। तो कभी ऐसा हुआ है किसी केस में आप इमोशनली इन्वॉल्व हो गए हो? तो ये बहुत कॉमन है, बिकॉज़ स्पेशली इमोशनल इन्वॉल्वमेंट तब होता है जब प्रॉब्लम बच्चों को होती है। हाँ। अगर बच्चों की आँखों में कुछ ऐसी बीमारी हो जाए जिसको आप चाह के भी नहीं ठीक कर सकते या कोई इलाज है ही नहीं। तो हुँ, बच्चा हुँ, 5 साल का है, 10 साल का है, नहीं उन्हों की हुँ, इसको एक बीमारी है, पर मैं इसका इलाज कर हुँ, ही नहीं सकता क्योंकि इसका इलाज है ही नहीं। तो सबसे ज़्यादा कष्ट होता है, ये मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ चाह के भी। तो वो एक हुँ, बड़ा ही ऐसा मोमेंट होता है जो कि बार-बार आता है। हर थोड़े दिनों पे ऐसे बच्चे आते हैं, ऐसी बीमारियाँ लेके जिनका आप कोई ट्रीटमेंट कर ही नहीं सकते। तो वो बहुत ही जो है इमोशनल मोमेंट होता है हम लोगों के लिए, क्या क्योंकि करें? बच्चों को देख के हम खुद ही इतना ज ज हुँ। जल्दी से इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं, फिर उनके साथ ऐसा केस होता है। और बच्चों की कोई गलती नहीं होती उसमें। छोटे बच्चे हुँ, पैदाइशी बीमारियाँ हैं, या बहुत छोटे में बीमारी हो गई और आप कुछ कर नहीं पा रहे उनके लिए, उनके पेरेंट्स भी बहुत दुखी रहते हैं, बच्चा भी हुँ। परेशान रहता है, तो वो बहुत ही इमोशनल मोमेंट होता है जिसको हमें बार-बार सफ़र करना पड़ता है इन क्योंकि मोमेंट्स हम को। तो सोचते हैं, सिर्फ़ सुनते हैं कि अरे उस बच्चे को ये बीमारी हो गई, लेकिन आप लोग इतने पास से देखते हैं उसको इमोशनली या इन्वॉल्व होकर, बहुत डिफ़िकल्ट होता है डॉक्टर डेफ़िनिटली के लिए फिर तो। डेफ़िनिटली। जैसे सर आप देखोगे जैसे बच्चों की बात चल रही है तो आपने हुँ, देखा होगा बहुत कम एज में भी ना बच्चों के स्पेक्स लग जाते हैं, हुँ। ठीक है? या फिर कोई बड़ा होता है मतलब स्पेक्स हर किसी के आप देखोगे ना ज़्यादातर सबके स्पेक्स ही लगे हुए हैं, तो उनका कोई उपाय होगा कि जो स्पेक्स मतलब कि तो हट सके या बिल्कुल सही बात है, हुँ, इस टाइम पे इंडिया में जो बच्चों को चश्मा या बड़ों को चश्मा बहुत ज़्यादा स्पीड से बढ़ रहा है। पहले हम लोग के टाइम जब हम लोग स्कूल में थे, तो हुँ, क्लास में 1 या 2 बच्चे को चश्मा लगता था, जिसको हम लोग चश्मिश हुँ। बोलते थे कि ये चश्मिश है। हाँ, पर अब क्लास के आधे बच्चे 50% बच्चे हुँ, चश्मा लगा रहे हैं। तो अब हुँ। चश्मिश बोलने का ऑप्शन भी नहीं लोगों के पास, हाँ, क्योंकि क्योंकि आधे बच्चे चश्मा लगा रहे हैं, उनके पेरेंट्स चश्मा लगा रहे हैं, तो इसलिए इतना ज़्यादा नंबर बढ़ रहा है और उसका सिर्फ़ एक ही मेन रीज़न है इंडिया में या पूरी दुनिया में, मोबाइल और कंप्यूटर। सच उसके अलावा में। और कोई रीज़न नहीं है, सिर्फ़ मोबाइल और कंप्यूटर्स की वजह से ही बच्चों को चश्मा बढ़ रहा है। और जो दूसरा लिमिट मेन रीज़न है कि बच्चे बाहर खेलने नहीं जा रहे हैं। हम लोग के टाइम हुँ, पे स्कूल से आते ही बच्चे बैग फेंका और बाहर खेलने चले जाते थे। हुँ, पर आज के बच्चे बैग फेंक के मोबाइल पे बैठ जाते हैं, क्योंकि बाहर जगह नहीं खेलने की, बाहर हुँ, सेफ्टी नहीं है, पेरेंट्स जाने नहीं देना चाहते, पेरेंट्स वर्किंग है, तो मेट के साथ बच्चा बाहर जा नहीं सकता है। तो बच्चे घर पे मोबाइल पे लगे हुए हैं 4-4 घंटे, 3-3 घंटे, तो उस ये एक मेन रीज़न है चश्मा लगने का। तो गाइडलाइंस तो ये बोलती हैं कि 2 साल से छोटे बच्चे को मोबाइल देना ही नहीं है। 2 साल हुँ, से बड़ा बच्चा है तो दिन में 1 घंटा मैक्सिमम, 10 साल से बड़ा बच्चा है, 12 साल से बड़ा बच्चा है तो शायद डेढ़ घंटा, और उसके साथ-साथ बाहर कम से कम 1 से डेढ़ घंटा खेलना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब भी आप बाहर रहते हो, ओपन में खेल रहे होते हो, तो आपकी मसल्स जो है आँख की, हुँ, रिलैक्स स्टेट में रहती हैं। और हुँ, नंबर लेने का लगने का मेन रीज़न है कि जब आप मोबाइल पे देखते हो तो आपकी मसल्स कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में रहती हैं, जो कि हुँ,
मायोपिया ये चश्मे का नंबर इंड्यूस करती है। अब आई बात इससे बचा कैसे जाए? तो मैंने बताया कि कम मोबाइल देखिए, बाहर खेलने जाइए, बच्चों के लिए। पर जिनको चश्मा लग ही गया है, उनको ये है कि जब तक वो 18 साल के नहीं होते, कोई भी ऑपरेशन, कोई भी लेज़र करके चश्मे को नहीं हटाया जा सकता है। बट हाँ, एक बार ओह! बच्चे की एज 18 साल हो जाती है, हुँ, चश्मा बढ़ने से रुक जाता है, नंबर स्टेबल हो जाता है, हुँ, तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं आजकल लेज़र सर्जरीज़ करके, इनको करने में 2 से 5 मिनट लगता है और आप चश्मे से छुटकारा पा सकते हैं, अगले हुँ, 20, 25, 30 सालों के लिए। तो बहुत ही सेफ सर्जरीज़ है, जिसको कॉमनली हम लोग जानते हैं लेसिक सर्जरीज़ है, स्माइल हुँ, प्रोसीजर्स है, आईसेल प्रोसीजर, तो कोई भी नंबर, 1 नंबर से लेके 20 नंबर तक, कुछ भी हुँ। नंबर हो, आप नंबर को हटवा सकते हो, बशर्ते आपकी उम्र 18 से ज़्यादा होनी चाहिए, आँख में और कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए और नंबर रुका हुआ होना चाहिए। अगर ये चीज़ें हुँ। हैं, तो आप डेफ़िनिटली लेज़र सर्जरी के लिए डॉक्टर के पास जा सकते हो। तो ऐसा भी होता है जैसे समर्स आने वाले हैं आप, ठीक है? तो मेरे साथ भी पर्सनली प्रॉब्लम बहुत होती है कि आँखों में से ना पानी आने लगता है या फिर धूल की वज़ह से ना ऐसा लगता है कि पता नहीं पानी आएगा और ऐसे बर्निंग सेंसेशन टाइप होती है। तो ऐसा क्यों होता है? मतलब कि इसका भी कोई उपाय है कि मतलब ये सही हो सके? क्योंकि फिर आगे चल के क्या पता इन्फेक्शन बन जाए क्योंकि अवेयरनेस तो है नहीं है इंडिया में। सो गर्मियों में डेफ़िनेटली आँखों की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। हुँ, तो ये प्रॉब्लम शुरू कब से होती है? मार्च हुँ, अप्रैल के महीने से ये प्रॉब्लम शुरू होती है। रीज़न, जब मौसम बदलता है तो पॉलेन्स बहुत ज़्यादा हो जाता है एनवायरनमेंट में। तो जो लोग भी हुँ, एलर्जिक हैं, जिनको भी अस्थमा है या हुँ, प्रोन है एलर्जी के लिए, उन लोगों को ज़्यादा एलर्जीज़ होती है। तो उनकी आँखें लाल हो जाना, आँखों में बहुत खुजली होना, जब आप ज़्यादा आँखों को खुजलते हो, रगड़ते हो तो फिर आँखों में पानी आने लगना। और फिर जब हीट बढ़ती है, धूप बढ़ती है, तो धूप की वजह से भी आई फ्लू होना, कंजंक्टिवाइटिस, आँखें लाल हो जाना, ये सब बीमारियाँ रहती हैं। तो गर्मियों में स्पेशली हमें आँखों का बहुत ख्याल रखना चाहिए। मेनली धूप से, जब भी आप धूप में हुँ, जाओ, तो इट्स ऑलवेज़ बेटर कि आप सनग्लासेस, अच्छी क्वालिटी के सनग्लासेस यूज़ करिए, जिससे कि हुँ, आप डायरेक्ट धूप से बच जाओ। डायरेक्ट धूप से बचेंगे, आप धूल-मिट्टी से बचेंगे, पॉलन से बचेंगे, तो आपको एलर्जी, इन्फेक्शन ये सब कम रहेगा, नंबर 1। नंबर 2, जब भी आप बाहर से घर में आते हैं, तो हमेशा साफ पीने का पानी लीजिए और उससे आँखों को साफ करिए। जिससे कि बाहर की जो भी धूल-मिट्टी, हालाँकि आँखें अपने आप ही साफ करती रहती हैं आइज़ हुँ, को, जो कि हुँ, हुँ, टीयर्स बनते हैं, आँखों को साफ करते हैं। बट गर्मियों के सीज़न में मैं पर्सनली एडवाइस करता हूँ कि आप साफ पीने के पानी से, बशर्ते टैप वाटर से ना, क्योंकि टैप हुँ, वाटर हुँ, साफ है कि नहीं पता नहीं। बट जो पीने का पानी है, उससे आप आँखों को धुलिए दिन में 1 या 2 बार, वो डेफ़िनिटली आपको हेल्प करने वाला है। और अगर इन चीज़ों के बाद भी आपको पानी आता है, आँखों में कुछ आता है, हुँ, तो कुछ ड्रॉप्स होती हैं जो कि डॉक्टर से मिलके आप ले सकते हैं। हुँ, वो टीयर ड्रॉप्स होती हैं या लुब्रिकेंट्स होते हैं, जो कि आँखों में डालिए, हुँ, उससे पानी आना बंद हो जाता है और इन्फेक्शन का रिस्क भी खत्म हो जाता है। और बेस्ट हुँ, पार्ट है कि इस दवाई का कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता। तो आप डॉक्टर से हुँ, कंसल्ट करके ओपिनियन ले हुँ। सकते हैं। और अगर किसी को ये प्रॉब्लम है तो वो सर की आईडी को भी विज़िट कर सकते हैं, सर को डेफ़िनिटली डीएम कर सकते हैं। डेफ़िनिटली, सर डेफ़िनिटली, सबकी हेल्प करेंगे। डेफ़िनिटली। और सर जैसे कि नए डॉक्टर्स को आप गाइड करते हो, तो नए डॉक्टर्स को आप सिर्फ़ स्किलफुल बनने के लिए गाइड करते हो या फिर वो एम्पैथेटिकली भी लोगों के साथ इन्वॉल्व हो सके या फिर एक एम्पैथी हो उनके अंदर, उस तरीके से भी गाइड करते तो हो? ट्रेनिंग जो डॉक्टर्स की अभी तक चल रही थी, हुँ, इतने सालों में, हमेशा ट्रेनिंग का फ़ोकस होता था, हुँ, अच्छा सर्जन बनना या अच्छा क्लिनिशियन बनना, कि आप हुँ, पेशेंट को अच्छे से ट्रीट कर लो, अच्छी सर्जरी कर लो और आपका रोल खत्म। बट विथ चेंज ऑफ टाइम, चेंज ऑफ जनरेशन, अभी चीज़ लोगों को सिर्फ़ अच्छी सर्जरी या अच्छी दवाई के अलावा अच्छा मेंटल सपोर्ट या अच्छा मोरल सपोर्ट हुँ, भी चाहिए होता है। दे नीड दैट एम्पैथी फ्रॉम द डॉक्टर, कि डॉक्टर उनकी प्रॉब्लम को सिर्फ़ ट्रीट ना करे, उनको समझे, उनके साथ एम्पैथाइज़ करे और हुँ, उनको उसके अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस भी बताए, उनकी लाइफ़ में उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, कैसे वो इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, वो चीज़ें भी बताए। तो डॉक्टर की ट्रेनिंग इसीलिए अब सिर्फ सर्जरी और मेडिसिन के बियॉन्ड भी आ गई है। अभी उनको एम्पैथेटिक बनना बहुत ज़रूरी है, कि अगर पेशेंट को पेन है तो यू शुड फील दैट पेन, कि हाँ, पेशेंट को पेन हो रहा है। ये नहीं कि पेशेंट को पेन हो रहा है, आप दवा लो और जाओ यहाँ से, हुँ, उससे काम नहीं बनने वाला है। तो आपको डेफ़िनिटली, अगर आप एम्पैथेटिक नहीं है, तो लॉन्ग रन में डॉक्टर को एक लेवल से ऊपर जाना बहुत मुश्किल है। अच्छा। तो सर हर फ़ील्ड में टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा आ गई है। जैसे टेक्नोलॉजी में एआई हो गया, रोबोटिक्स हो गया, तो ये आपके फ़ील्ड में किस तरीके से इम्पैक्ट कर रहा है या फिर किस लेवल तक इम्पैक्ट कर रहा है? तो डेफ़िनेटली एआई तो करंट जनरेशन में हर फील्ड में आ ही रहा है। तो ऐसे ही ऑप्थेल्मोलॉजी, आई स्पेशलिस्ट की फील्ड में भी एआई आ गया है। एआई से बहुत सारी मशीनें जो कि आँखों का मेज़रमेंट लेती हैं, आँखों की बीमारियों को डायग्नोज़ करती हैं या हुँ, डायग्नोज़ करने में हेल्प करती हैं, वो ऑलमोस्ट सारी एआई बेस्ड ही हैं। अभी पिछले कुछ सालों में सर्जिकल जो मशीन्स आने लगी हैं, जैसे रोबोटिक लेज़र कैटरेक्ट हुँ, सर्जरी या रोबोटिक स्पेक्स रिमूवल सर्जरी, ये सब भी एआई बेस्ड आ गई है। तो एआई बेस्ड सर्जरीज़ का एडवांटेज है कि वो जो भी रिज़ल्ट डॉक्टर दे रहा है,
उस रिज़ल्ट को और एनहांस कर देती हैं और सेफ बना देती हैं। तो सर्जरी के मेन काम तो डॉक्टर करता है, बट एआई उस डॉक्टर को हेल्प करती है और अच्छा प्रेडिक्टेबल आउटकम देने के लिए। तो इस तरीके से एआई डॉक्टरी में या ऑप्थेल्मोलॉजी फील्ड में भी आ गया है। आपके करियर में कोई सर ऐसा मोमेंट जिससे आपको लगा हो कि बिल्कुल लाइफ चेंजिंग मोमेंट है मेरे लिए? डेफ़िनेटली ऐसे मोमेंट्स आते हैं लाइफ़ में, बट मुझे याद है एक इंसिडेंस कि एक पेशेंट आया था मेरे पास, जो कि ऑलमोस्ट इंडिया के बड़े सारे शहरों में दिखा के, कई हुँ, डॉक्टरों को उसने दिखाया। उसको एक हुँ, बहुत ही रेयर बीमारी थी, हुँ, जो कि डायग्नोस नहीं हो पा रही थी। कई जगह पे हुँ, वो गया, बहुत ही हुँ, छोटे शहर का पेशेंट था और हुँ, वो यहाँ से वहाँ घूम रहा था पिछले 1-2 सालों से। हुँ, फिर वो मेरे पास भी आया कहीं से सुन के कि मैं एक बार वहाँ पे भी दिखाता हूँ, उसको कुछ कॉर्निया का प्रॉब्लम था। हुँ, और लकीली वैसा एक पेशेंट मैंने अपनी ट्रेनिंग में देख रखा था। हुँ, तो बाय चांस जैसे मैंने उस पेशेंट को देखा, मुझे लगा ये वही पेशेंट है, वही बीमारी हुँ, लग रही है और मैंने उसको उसी लाइन पे ट्रीट किया जैसे मैंने उस टाइम पे देखा था अपनी ट्रेनिंग के हुँ, दौरान। और बाय गॉड्स ग्रेस वो पेशेंट उस दवा से ठीक हो गया। हुँ, तो वो पेशेंट इतना थैंकफुल था कि जो बीमारी 2 साल से कोई डायग्नोस नहीं कर पा रहा था, आपने हुँ, डायग्नोस किया और लकीली वो ठीक हो गया। हुँ, तो आई वाज़ सो हैप्पी और फिर मुझे लगा कि वो जो बीमारियाँ बहुत छोटी-छोटी बीमारी है जो कि बहुत रेयर है, किसी हुँ, 10,000 में 1 आदमी को हो रही है, उन हुँ, बीमारियों को भी जानना आना चाहिए कि उसको कैसे ठीक करना है। लोग कॉमन बीमारियाँ तो ठीक कर लेते हैं, बट हुँ, रेयर बीमारियों के लिए पेशेंट को यहाँ से वहाँ भेजते रहते हैं। तो एज़ अ डॉक्टर अगर आप आई स्पेशलिस्ट हो या कोई भी ब्रांच के में हुँ, स्पेशलिस्ट डॉक्टर हो, तो आपको अपना एंटायर स्पेक्ट्रम सारी बीमारियों के बारे में हुँ। सफिशिएंट नॉलेज होनी चाहिए। तो सर आपके लिए डॉक्टर एक सक्सेसफुल डॉक्टर बनना सिर्फ़ ऐसा होना चाहिए कि वो एक्सीलेंस हो बस सर्जरीज़ वग़ैरह में या फिर और भी कुछ होना चाहिए एक सक्सेसफुल डॉक्टर बनने के तो लिए? जब हम लोग ट्रेनिंग में थे तो यही हम लोग को कहा जाता था कि जो भी डॉक्टर अच्छे पैसे कमा रहा है, ज़्यादा पेशेंट ट्रीट कर रहा है हुँ, और अच्छा नाम बना रहा है, वो एक सक्सेसफुल डॉक्टर है। हुँ, बट फिर मुझे लगा जब मैंने अपनी प्रैक्टिस शुरू करी कि हुँ, पेशेंट ट्रीट करना, पैसे कमाना या नाम कमाना एक एस्पेक्ट है, लेकिन जो दूसरा एस्पेक्ट है ट्रीटमेंट टू द अंडर प्रिविलेज, जो लोग हुँ, आपके पास पहुँच ही नहीं पा रहे हैं, जो लोग गरीब हैं या उनकी उतनी पहुँच नहीं या उनका उतना पैसा नहीं कि हुँ, वो ट्रीटमेंट अफ़ोर्ड कर पाएँ, उन लोग को कैसे वो ट्रीटमेंट दिया जाए। तो उसके लिए फिर मैंने हुँ, अपनी एक एनजीओ शुरू करी, जो कि पिछले कई सालों से मैं हुँ, उस एनजीओ चला रहा हूँ। एक मैंने चैरिटेबल हॉस्पिटल भी हुँ, उन्हीं पेशेंट्स के लिए शुरू किया जिसमें ऑलमोस्ट फ्री ट्रीटमेंट, फ्री सर्जरीज़ करता हूँ, बिल्कुल सेम लेवल की जो कि प्राइवेट पेशेंट को दिया जाता है। तो उन चीज़ों को करने के बाद मुझे बड़ा सैटिस्फैक्शन लगा। मुझे लगता है कि एज़ अ डॉक्टर हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सोसाइटी के अपने लेवल के हिसाब से कुछ ना कुछ अंडर प्रिविलेज्ड लोगों के लिए किया जाए। चाहे वो कैम्प के फॉर्म में हो, चाहे वो सर्जरी के फॉर्म में हो, चाहे वो जो भी फॉर्म में हो। बट हुँ, सिर्फ़ पैसे लेके ट्रीटमेंट करना एक एस्पेक्ट है लाइफ़ का, वो भी हुँ, ज़रूरी है, बट कुछ चैरिटी करना बहुत मस्ट है हम लोगों के हुँ। लिए। मतलब सर ये सुन के मुझे भी बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिली कि आप लोगों के लिए इतना कुछ कर रहे हो क्योंकि आप थैंक यू, सोसाइटी के लिए कुछ करोगे तो जभी लोग आपसे कनेक्टेड फील कर पाएँगे। तो ये थैंक यू, बहुत अच्छा लगा मुझे भी सुन के। थैंक तो सर जैसे प्रोफ़ेशन आप जब एक सक्सेसफुल प्रोफ़ेशन में आ जाते हो तो आप बहुत बिज़ी हो जाते हो। तो आप प्रोफ़ेशनल लाइफ़ को और अपनी पर्सनल लाइफ़ को कैसे मैनेज करते हो? ये बहुत ही एक मुश्किल सिचुएशन है। मैं भी पिछले कुछ टाइम से फेस कर रहा हूँ कि जब भी आप हुँ, प्रोफ़ेशनली बिज़ी होते जाते हो, तो हुँ, आपकी पर्सनल लाइफ़ हमेशा हुँ, बैक सीट पे आ जाती है। हुँ, आपके बच्चे अगर मैं अपने बच्चों से दिन में 10 मिनट या 15 मिनट ही मिल पाता हूँ। हुँ, पेशेंट के साथ मैं 10 घंटे बिताता हूँ, बच्चों के साथ मैं 10 मिनट बिताता हूँ। तो वो एक प्रॉब्लम है जो कि एटलीस्ट एक पर्टिकुलर एज में जब आप बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे होते हुँ, हो, हुँ, उस एज में डेफ़िनिटली आपके बच्चे, आपका स्पाउस थोड़ा सफ़र करता है। पर फिर भी जब भी मुझे टाइम मिलता है, जैसे संडे है, तो संडे को हुँ। मैं कोशिश करता हूँ कि उस दिन मैं पेशेंट से दूर रहूँ और अपनी फैमिली के नज़दीक रहूँ। तो इस तरीके से मैं जितना भी पॉसिबल है टाइम दे पाता हूँ अपने बच्चों को मतलब या मैं डॉक्टर्स की लाइफ अगर मैं देखूँ तो बहुत डिफ़िकल्ट होती है। जैसे हम देखते हैं मतलब हमें इमरजेंसी होगी तो हम कहेंगे अरे डॉक्टर क्यों नहीं है हॉस्पिटल में? ये नहीं देख पाते डेफ़िनिटली। हैं कि उनकी भी पर्सनल लाइफ है। सबसे आपका दिन का, पूरे दिन का एक स्ट्रेसफुल लाइफ होती है आपकी, इतनी चीज़ों से आप मतलब इन्वॉल्व होते हो चीज़ों में, तो सबसे आपका सुकून वाला जिसे बोलेंगे पीसफुल मोमेंट कौन-सा होता है पूरे दिन का? जो भी हम लोग के पास पेशेंट्स आते हैं, बेसिकली हम लोग की हुँ, लाइफ़ टोटली पेशेंट के अराउंड ही घूमती रहती है। हुँ, तो अच्छे मोमेंट, बुरे मोमेंट, पीसफुल, स्ट्रेसफुल सब कुछ पेशेंट के साथ ही होता है। तो हुँ, दिन मोस्टली पेशेंट जो भी हमारे पास आता है, वो कुछ ना हुँ, कुछ कंप्लेंट ही लेके आता है, कि ये हुँ, बीमारी है या अभी ये प्रॉब्लम है या इसकी हुँ, वजह से ये इश्यू आ रहा है, जो भी है। तो हुँ, मोस्टली हर पेशेंट कंप्लेंट लेके ही आता है आपके पास। हुँ, तो जब कोई पेशेंट आता है विथ थैंक्स कि वो खुश हुँ, है ट्रीटमेंट से या वो हुँ, सैटिस्फाइड है ट्रीटमेंट, तो आई हुँ। थिंक वो मोमेंट ही सबसे ज़्यादा पीसफुल होते हैं जब वो आपको थैंक्स बोलता है और वो जाता है। तो आई थिंक दैट इज़ द मोस्ट और पीसफुल फिर घर मोमेंट। जाके घर यू जाके फील बच्चों कि से हाँ, आपने मिलना। कुछ अच्छा किया है और जब आप सब काम निपटा के घर जाते हो हैपीली, तो हुँ। दैट्स अ वेरी पीसफुल मोमेंट। तो सर जैसे आप देखोगे जैसे चश्मिश वाली बात हमने अभी थोड़ी देर पहले करी थी कि हर कोई फ़ोन यूज़ करता है, फिर लैपटॉप यूज़ करता है, तब ये भी नहीं बोल सकते चश्मिश कौन है क्योंकि कुछ लोग सिर्फ़
स्टाइल के लिए भी स्पेक्स पहनते हैं, वियर करते हैं, आपने देखा होगा हुँ, कोई लैपटॉप यूज़ कर रहा है तो ब्लू रेज़ वाला स्पेक्स या यूज़ कर लिए। तो जो ब्लू रेज़ वाले होते हैं बोलते हैं कि वो आँखों के लिए अच्छे नहीं होते हैं, तो आपका उस बारे में तो क्या कहना है? जितना मुझे नॉलेज है इस बारे में, जो हुँ, ब्लू कट लेंसेज़ हैं, हुँ, आइडियली उनका कोई भी रोल है नहीं आपकी आँख की सेफ्टी के लिए। हुँ, लोग इस तरीके से बेचते हैं कि ब्लू कट आर मोर सेफर लेंसेज़ फॉर हुँ, कंप्यूटर यूज़र, कि आप कंप्यूटर पे काम करते हो तो ब्लू कट लेंस लगा लो 0 नंबर का। हुँ, मेरा पर्सनली ये मानना है कि उन लेंसेज़ से कुछ भी नहीं होता है, वो एक सिर्फ़ सेलिंग गिमिक है मार्केटिंग का। तो अगर आपको हुँ, ग्लासेस हैं, तो सिंपल प्लेन व्हाइट गुड क्वालिटी हुँ, लेंसेज़ ही अच्छे होते हैं। उसमें कोई भी शेड डलवाना पीला, लाल, काला, नीला ये कुछ इन सब चीज़ों से कुछ फ़र्क पड़ता नहीं। हुँ, उल्टा ये आपकी आँख को हार्म कर सकते हैं। तो इट्स हुँ। बेटर टू गो फॉर सिंपल व्हाइट ग्लासेस, हुँ। ट्रांसपेरेंट ग्लासेस, नॉट डोंट गो फॉर दिस ब्लू कट लेंस। तो सर अगर आप डॉक्टर ना होते तो फिर आप क्या होते? ये मैंने कभी सोचा नहीं है क्योंकि इतने सालों की प्रैक्टिस के बाद अब ये लगता है कि अपने आप को आप किसी और रोल में इमेजिन ही नहीं कर पाते हो क्योंकि आपने जब से आपने को समझ आई चीज़ों की, तब से आप इसी फील्ड में हो। मैंने मेडिकल जॉइन किया था 2001 में और आज 2025 हो गया। तो करीब हुँ, 24 सालों से मैं इसी फील्ड में हूँ। तो हुँ, 24 साल में मैंने इसके अलावा कुछ सोचा नहीं, तो मैं अपने आप को किसी और रोल में इमेजिन कर भी नहीं सकता कि मैं डॉक्टर होता तो क्या होता। हुँ। मतलब सर सर का मानना ये है कि सर पैदा ही दो डॉक्टर बनने के अब लिए हुए यही हैं है सर। अब जो वो करेक्ट। होता है सर अपने प्रोफ़ेशन से ना इतने इयर्स में आपको 15 इयर्स का एक्सपीरियंस है, तो उसमें ना अपने प्रोफ़ेशन से बहुत प्यार हो जाता है डेफ़िनिटली, मतलब डेफ़िनिटली। तो सर आपके करियर में कभी कोई ऐसा पेशेंट आया हो या फिर कोई ऐसा इंसान जिसने आपका बिल्कुल परसेप्शन बदल दिया हो? कोई ऐसा मोमेंट? तो अगर परसेप्शन की बात करें तो मेरे जो परसेप्शन था पेशेंट के लिए या लाइफ में क्या करना है, मेडिकल हुँ, प्रैक्टिस में किस लेवल तक जाना है, तो जब मैं हैदराबाद में था हुँ, तो जो वहाँ की पॉलिसीज थी, जो वहाँ की ट्रेनिंग थी, तो वहाँ की ट्रेनिंग इस टाइप की थी कि वो हर डॉक्टर को या हर ट्रेनी को ये करते थे, इस टाइप से मोटिवेट करते थे या ट्रेन करते हुँ, थे कि आप वर्ल्ड में कहीं भी रहो तो यू हैव टू बी द बेस्ट। तो मैं हुँ, हमेशा वही चीज़ अपनी प्रैक्टिस में फॉलो करता हूँ कि जो काम मैं कर रहा हूँ उससे अच्छा काम कोई नहीं कर रहा हो, एटलीस्ट मैं सबसे ऊपर ही हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि हर चीज़ बेस्ट क्वालिटी का देने का, चाहे वो सर्जरी हो, चाहे वो ग्लासेस हो, लेंसेज़ हो, जिस टाइप की जो भी काम करिए, बेस्ट ऑफ योर नॉलेज, बेस्ट ऑफ योर स्किल। सो हमेशा हमारा हुँ, मोटो ये रहता है कि हॉस्पिटल के हर पेशेंट को बेस्ट अपॉर्च्युनिटी या हुँ। बेस्ट सर्विसेज़ ही मिलें। तो यही मेरा मोटिव है अपने लाइफ में। यस सर, या बहुत अच्छा मोटिव है आपका। थैंक यू। तो सर जैसे कि हम देखते हैं लोगों को कि लोग क्या करते हैं प्रॉब्लम को जब ही सीरियस लेते हैं या कोई भी छोटी-मोटी प्रॉब्लम होती है जब वो बहुत ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम बन जाती है। तो आपको इस बारे में क्या कहना है? तो ये बिल्कुल नॉर्मल सी बात है और इसमें कोई हुँ, बुराई भी नहीं है, क्योंकि हुँ, एज़ अ पर्सन स्पेशली अगर इंडियंस की बात करें, हम लोग इंडिया में हम सबकी टेंडेंसी, मेरी भी टेंडेंसी, अगर मुझे खाँसी है, तो मैं हुँ, डॉक्टर के पास नहीं जाऊँगा, मैं वेट करूँगा कि हुँ, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन ठीक हो जाए। जब हुँ, मुझे लगा कि अब कंट्रोल से बाहर है, तभी मैं भी हुँ, डॉक्टर के पास जाता हूँ। तो पेशेंट भी सेम वे में ही काम करता है, कि जब उसकी प्रॉब्लम उसके कंट्रोल से बाहर चली जाती है, जब उसके काम को हैम्पर करती है, तभी हुँ, डॉक्टर के पास जाता है। तो ये बहुत नॉर्मल सी ह्यूमन टेंडेंसी है, उसको चेंज नहीं किया जा सकता है, बट मुझे लगता है कि एक बार जब आपको अपनी बीमारी का पता चल गया, जब डॉक्टर के पास आप चले गए, हुँ, डॉक्टर ने बीमारी डायग्नोज़ कर दी कि आपको ये बीमारी है, हुँ, उसके बाद अगर आप उसके बाद लापरवाही करते हो तो वो गलत है। कि हुँ, डॉक्टर ने अगर आपको बता दिया कि आपको ये प्रॉब्लम है, आपको ये इलाज करना है, इस टाइप से डॉक्टर के पास फ़ॉलो-अप के लिए जाना है, ये दवाई करनी है और तब आप नहीं करते हो, तो वो गलत है। डायग्नोज़ होने के बाद भी ट्रीटमेंट ना लेना, ठीक से फ़ॉलो-अप ना करना, वो नहीं करना चाहिए, हमें उसके लिए थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। इंडिया में हम लोग देखते हैं कि हम लोग हर चीज़ के लिए बजटिंग करते हैं, कि कपड़ों का बजट है, ये फेस्टिवल का बजट है, ये शादी का बजट है। पर इंडियंस एज़ एवरीवन, नो वन बजट्स फॉर हेल्थ। हुँ, अब थोड़ा-थोड़ा लोगों ने स्टार्ट किया है कि हेल्थ के लिए लोग इंश्योरेंसेज़ ले रहे हैं, हेल्थ हुँ, इंश्योरेंस जैसे कि ट्रीटमेंट ले पाए, लेकिन अभी भी बहुत ही लिमिटेड नंबर है जो हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं। अभी भी हुँ, लोग सोचते हैं हम तो फिट हैं, हमें क्या होने वाला है? हाँ, बट जब होता है तब फिर बहुत प्रॉब्लम होती है क्योंकि ट्रीटमेंट इतना महँगा हो चुका है। बहुत अगर ज़्यादा। आपको अच्छी लेवल का ट्रीटमेंट चाहिए, बेस्ट क्वालिटी चाहिए, तो किसी भी मिडल क्लास, अपर मिडल क्लास के लिए पॉसिबल नहीं है अफ़ोर्ड करना ट्रीटमेंट इंडिया में, अगर आप बेस्ट ट्रीटमेंट हुँ, चाहते हो। फिर जब पैसे नहीं होंगे तो अगेन आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल की लाइन में लगना पड़ेगा। तो हुँ। इसलिए इट्स ऑलवेज़ बेटर टू गो फॉर द इंश्योरेंसेज़, हेल्थ कवरेज बहुत ज़रूरी है। सब लोग को लेके रखना चाहिए, उससे बहुत ही मेंटल पीस रहता है और इमरजेंसी में जब भी ज़रूरत पड़ती है तो आपके लिए बहुत यूज़फुल रहता है। तो सर जैसे आप यूथ को देखोगे आजकल यूथ जो है ना उनको बहुत ज़्यादा सब चीज़ों का पता होता है, सब चीज़ों की नॉलेज होती है, उनको पहले चीज़ें पता चल जाती हैं, ठीक है? बहुत अवेयर होते हैं वो चीज़ों को लेकर, लेकिन डिसिप्लिन उस लेवल का नहीं होता है। तो आपको उस बारे में आपका क्या कहना है? तो ड नॉलेज की बात करें अगर यूथ की, तो हुँ, नॉलेज
सारी नॉलेज आजकल सोशल मीडिया, गूगल ही हुँ। दे रहा है यूथ को। किताबें तो पढ़ने का कल्चर बहुत कम हो गया है, अभी लोग हुँ, कोई पढ़ता ही नहीं है। हर कोई सोशल मीडिया से या गूगल से इन्फॉर्मेशन ले रहा है। हुँ, काफ़ी बार वो इन्फॉर्मेशन सही भी होती है और कई बार वो इन्फॉर्मेशन मिसलीडिंग भी होती है। तो हुँ, ये समझना यूथ के लिए या हर किसी के लिए कि जो वो नॉलेज कंज्यूम कर रहा है सोशल मीडिया से, वो कितनी ऑथेंटिक है। ब्लाइंडली उस नॉलेज को या उस इन्फॉर्मेशन को हुँ, अपनी लाइफ में ना इनकॉर्पोरेट करें। पहले अगर आपको कोई चीज़ लगती है कि हाँ, इसने ये चीज़ बताई कि इस काम को करके हुँ, अब जैसे अभी आज सुबह में एक रील देख रहा था, उसने बोला कि हुँ। आप रोज़ सुबह आधे घंटे घास पे चलो, आपका चश्मा हट जाएगा। अच्छा। तो अब यूथ है या कोई भी है, तो वो घास पे हुँ। चलना शुरू कर दिया। चश्मा तो हटा नहीं, उस चश्मा लगा भी नहीं रहा है, वो चश्मा हट भी नहीं रहा है, वो हुँ, उल्टा परेशान हो रहा है, उसे काम हुँ, हैम्पर कर रहा है। तो इसी टाइप से जो ये इस टाइप की एडवाइस दिया जाता है कि आप ये खा लो, तो ये ठीक हो हुँ, जाएगा, उल्टे खड़े हो जाओ तो ये बीमारी ठीक हो हुँ। जाएगी। मैं आपसे तो बताती हूँ इस बात पे बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ सॉरी। तो सर एक मैंने भी सुना था जब मेरी आँखों में कुछ प्रॉब्लम होने लगी थी, इश्यू आ रहा था तो मुझसे बोला गया कि सुबह बूरा नहीं होता है वो व्हाइट कलर का जो होता है, उसमें घी डालकर सुबह खाना है मुझे मेरी आँखें सही हो जाएँगी। तो इस तरीके के सुनने के लिए मिलती है, तो आपका क्या कहना है कि रेमेडी सच में काम करती है? तो बेसिकली हमारी टेंडेंसी होती है कि अगर आपको कोई भी ऐसी एडवाइस दी जाएगी, हुँ, जो कि बहुत सिंपल है, हुँ। तो आप कोशिश करते हो ये तो बहुत सिंपल एडवाइस है, क्यों ना मैं इसको हाँ। फॉलो करके देखूँ। तो लोग उसी चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं आजकल और सोशल हुँ, मीडिया हर किसी के पास है। तो वो ऐसा सिंपल रेमेडी बताएँगे आपको कि आपको हुँ, लगेगा यार ये तो बहुत सिंपल है, ये मैं कर लेता हूँ, इससे मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी। हुँ, तो उससे क्या होगा कि उनका प्रोडक्ट भी बिक जाता है, उनका हुँ, नाम भी बिक जाता है और किसी को कोई फ़ायदा नहीं होता। अल्टीमेटली उसको आना डॉक्टर के पास ही पड़ता है ट्रीटमेंट लेके और उसका हुँ, टाइम वेस्ट होता है और पैसे वेस्ट होते हैं। तो अब ये रूल है कि जो भी चीज़ बहुत सिंपल लगे वो कभी भी आपको वो रिज़ल्ट नहीं देने वाली है, क्योंकि अच्छी चीज़ हुँ। के लिए मेहनत तो करनी ही पड़ती मेहनत है। करनी तो पड़ती ये है। रूल है हमेशा मैं जब भी देखता हूँ कि कोई भी चीज़ बहुत सिंपल है, हुँ, तो ये समझ लो कि इसके पीछे कुछ ना कुछ कैच है जिसमें आप फँसने वाले हो। तो हुँ, हमेशा अच्छी चीज़ें फ्री नहीं मिलती हैं, उसके लिए हुँ, आपको पैसे खर्च करने पड़ते हैं। डॉक्टर के पास जाना ही पड़ता है। सही बात है। देखिए, तो सर आपके प्रोफ़ेशन में कोई भी एक ऐसी क्वालिटी जो बहुत ज़्यादा अंडररेटेड हो, लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो? अगेन मुझे लगता है कि अंडररेटेड क्वालिटी जो हालाँकि ये ट्रेंड अब चेंज हो रहा है नई जनरेशन के डॉक्टर्स में, हुँ, कि आपको पेशेंट के टुवर्ड्स पेशेंट यू हैव टू बी एम्पैथेटिक। आपको बहुत हुँ, ही पेशेंट की प्रॉब्लम को सिर्फ सुनना और ट्रीटमेंट नहीं करना, आपको सुनना, समझना और फ़ील भी करना है। अगर आप फ़ील नहीं कर पा रहे हो तो आप पेशेंट को उस लेवल पे जाके ट्रीटमेंट दे ही नहीं पाओगे। जैसे मैंने बताया कि सिर्फ दवाइयाँ ही नहीं, दवाइयों के साथ आपकी बातचीत, आपका बात करने का तरीका, पेशेंट को ग्रीट करने का तरीका, ये सब भी पेशेंट बहुत जज करता है। अगर आप पेशेंट से गंदे से बात कर रहे हो, पेशेंट से बात नहीं कर रहे हो, पेशेंट को रूम से बाहर कर दे रहे हो अपने और हुँ, सिर्फ अच्छी दवा लिख दोगे तो उस अच्छी दवाई से काम नहीं चलने वाला। हुँ। तो आपको पेशेंट के साथ बहुत अच्छे रिलेशनशिप बना के ही रखने पड़ेंगे। तो फिर पेशेंट भी जब भी याद करते हैं कि अरे वो डॉक्टर बहुत अच्छे थे, वो अच्छे से सुनते हैं प्रॉब्लम्स को, तो फिर उन्हीं के पास सब जाना पसंद डेफ़िनेटली हम करते लोग हैं। देखते हैं कि हम जैसे आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स हुँ, हैं, तो हम लोग पेशेंट देखते हैं कि पेशेंट 2020 में आया था, वो 2025 में आ रहा है। हुँ, 5 साल बाद भी वो ढूँढ के आपके पास हुँ, वापस आ रहा है छोटी प्रॉब्लम के लिए भी। जबकि वो आस-पास से किसी डॉक्टर के पास जा सकता था, पर वो नहीं जाता। क्योंकि वो उसने जब आपसे उसकी मुलाकात हुई तो जो आपका ट्रस्ट और रैपो डेवलप हुआ, वो बहुत इम्पोर्टेंट है लॉन्ग टर्म के लिए। तो डॉक्टर को चाहिए कि वो पेशेंट के साथ ना कि सिर्फ़ हुँ। ट्रीटमेंट या पेशेंट डॉक्टर रिलेशनशिप मेंटेन करे, पर एज़ अ फ्रेंड, एज़ अ कोलीग भी बिहेव करे जिससे कि पेशेंट को कंफर्टेबल लगे। तो सर आपके वर्ड्स में किसी की आँखों की रोशनी वापस देना बिल्कुल ज़िंदगी बदलने जैसा एक्सपीरियंस क्यों होता है? तो स्पेशली जैसे मैं तो एक कॉर्निया सर्जन हूँ, मैं बहुत सारे हुँ, ट्रांसप्लांट्स करता हूँ। हुँ, तो ट्रांसप्लांट मोस्टली उन्हीं पेशेंट का किया जाता है जिनको हुँ, ना के बराबर दिखाई पड़ रहा हो। वो हुँ, मुश्किल चल पा रहे हों या शायद चल भी ना पा रहे हों, हुँ, इतना ज़्यादा कॉर्निया खराब होता है आँख का जो ब्लैक पोर्शन है। तो हुँ, ऐसे पेशेंट जिनकी दोनों आँखों की कॉर्निया खराब है, वो चल फिर नहीं पा रहे हैं और जब हम उनका हुँ, हुँ, ट्रांसप्लांट करते हैं हुँ, और जब उनको चलना-फिरना, अपने घर वाले दिखाई पड़ते हैं, तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं होता। वो समझ ही नहीं पाते कि मैं 10 साल बाद अपने बच्चे को देख रहा हूँ या अपनी वाइफ़ को देख रहा हूँ। हुँ, तो वो पेशेंट जो फीडबैक देता है, वो जो खुशी होती है, हुँ, वो एक अलग लेवल पे पेशेंट की भी खुशी होती है और एज़ अ डॉक्टर आप उसकी खुशी को फ़ील कर पाते हैं, कि पेशेंट को कितना अच्छा है, कितना मज़ा आ रहा है उसको देख के। हुँ। तो आई थिंक वो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है डॉक्टर के लिए। क्योंकि उनकी लाइफ़ ऐसे चेंज हो रही है तो फिर आपको भी अच्छा लगता होगा कि वो डेफ़िनिटली। आपकी वज़ह से कहीं आप उसका पार्ट हो उनकी खुशी तो का। ऐसा कई बार मेरे साथ हुआ है कि जैसे मैं कहीं घूमने गया, किसी होटल में हुँ, रुका हुँ, हूँ या हुँ, किसी पार्टी में गया हूँ, हर कई हुँ, बार आपके पेशेंट्स मिल जाते हैं वहाँ पे, कि हुँ, डॉक्टर साहब ने मेरा ये ट्रीटमेंट किया था इतने साल हुँ, पहले। हुँ, हुँ, तो हुँ, आपको अच्छा लगता है कि हाँ, सोसाइटी में आपने जो अच्छे काम करे वो आपको हुँ, मिल रहे हैं लोग, आपको ग्रीट कर रहे हैं, तो हाँ। वो बहुत एक अच्छा सैटिस्फैक्शन देता है।
तो सर कोई ऐसी आप बताना चाहोगे डेली जो लोग इजीली कर सके सिंपल वर्ड्स में, जो आप कुछ बताना चाहो जो आंखों की केयर के लिए जरूरी हो? तो जैसे कि जैसे आपने एक बताया था कि आप सिंपल जो ड्रिंकिंग वाटर होता है उससे अपनी आईज क्लीन कर सकते हो, तो कुछ ऐसी चीजें जो डेली आप इजीली कर सकते हो? तो आँखों भगवान ने आँखों को ऐसा बनाया हुआ है हम्म। कि अगर आप आँखों में कुछ भी नहीं करते, तो भी आँखें हम्म। ठीक ही रहती हैं, बशर्ते हम्म। आप आँखों को नुकसान ना पहुँचाएँ। मोबाइल यूज़ करके ज़्यादा, ज़्यादा कंप्यूटर यूज़ करके, बहुत ज़्यादा केमिकल यूज़ करके, ओवर मेकअप करके अगर आप आँखों को खराब नहीं कर रहे हो, तो आँखें ठीक ही रहती हैं, अगर किसी को बीमारी नहीं है तो। बट अगर फिर भी आप चाहते हैं कि आँखों का कुछ ख्याल किया जाए, तो जैसे मैंने बताया बहुत ज़्यादा धूल-मिट्टी वाले एनवायरनमेंट से बचना चाहिए। आँखों को साफ पीने के पानी से दिन में एटलीस्ट 1-2 बार वॉश करना चाहिए। आँखों को अननेसेसरी बहुत रगड़ना, जब आपने देखा होगा कि बहुत लोग कलर्ड कॉन्टैक्ट लेंसेज़ लगाते हैं, दिन-दिन भर कलर्ड कॉन्टैक्ट लेंस लगा के घूम रहे हैं, तो वो आँखों को बहुत नुकसान करता है, क्योंकि वो आँखों को ड्राई कर देता है, आँखों में जो ऑक्सीजन जाना चाहिए उसकी ऑक्सीजन कम पहुँचता है, तो फ्यूचर में आपको एलर्जीज़, रेडनेस, ड्राइनेस ये सब होता है। तो इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। उसके अलावा आप आँखों को क्लीन करिए। अगर थोड़ा भी ड्राइनेस है, कुछ है तो लुब्रिकेंट्स यूज़ करिए और अननेसेसरी मोबाइल और स्क्रीन का यूज़ ना करें, जितना कि ज़रूरी हो उतना ही करें। आई थिंक ये सब करने से आप अपनी आँखों को हेल्दी रख सकते हैं। जैसे सनग्लासेस होते हैं, सनग्लासेस आप देखोगे हर हुँ। कोई यूज़ करता है, नॉर्मली डेली लाइफ में तो सभी यूज़ करते हैं। तो वो सच में हेल्पफुल होता है आइज़ के लिए? सनग्लासेस हेल्पफुल होते हैं, बस हुँ। उसमें एक छोटा-सा कैच है कि हुँ। सनग्लासेस ₹10 से लेके ₹10,000 तक के आते हैं। तो हुँ। जो ₹10 का सनग्लास मिल रहा है, वो आपकी आँखों को नुकसान पहुँचाता है, क्योंकि वो कुछ ना कुछ लाइट को रोकता है। हुँ। जो लाइट जानी चाहिए आँखों में उनको रोक रहा है, और जो हुँ। अल्ट्रावायलेट लाइट धूप की नहीं जानी चाहिए, उनको नहीं रोक पा रहा है। तो सनग्लासेस का पर्पज़ ही यही है कि जो सनलाइट के हार्मफुल रेज़ हैं, जैसे अल्ट्रावायलेट लाइट जो होती हुँ, है, हुँ। जो कि नॉर्मल ब्राइट लाइट के अंदर होती है कंपोनेंट, हुँ, तो अच्छी क्वालिटी के सनग्लासेस उसको रोकते हैं और हुँ। खराब क्वालिटी के सनग्लासेस उसको नहीं रोक पाते। तो आप हुँ। सनग्लासेस पहनना बहुत अच्छी चीज़ है धूप में, बशर्ते वो अच्छी क्वालिटी का ओके सर। या तो सब अच्छी क्वालिटी का ही अब से बाय करेंगे क्योंकि सर ने बताया है। तो सर जैसे कि आप देखोगे मतलब मेरी फैमिली में भी ना अब डायबिटीज़ तो बहुत हो रही है लोगों को। तो क्या वो जो डायबिटीज़ है वो आँखों को भी इफ़ेक्ट करता है? डायबिटीज़ ऐसी बीमारी है जो कि ब्रेन से लेके पैर तक के हर हिस्से को अफ़ेक्ट करता है, और हुँ। आँखों को स्पेशली बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है और बहुत जल्दी करता है। हुँ। तो स्टडीज़ जो हुई हैं डायबिटिक पेशेंट्स के ऊपर, वो बताती हैं कि जो भी पेशेंट को डायबिटीज़ है हुँ। 10 साल से, और अगर कंट्रोल अच्छी नहीं है, तो उसको आँखों में डायबिटीज़ का इफ़ेक्ट आएगा ही आएगा, और हुँ। इस बीमारी को बोलते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी। तो डायबिटिक अच्छा। रेटिनोपैथी में क्या होती है, जो आँख के अंदर एक रेटिना है जो कि हुँ। बेसिकली जो भी चीज़ें हम देखते हैं उसको ब्रेन तक सिग्नल्स भेजता है। हुँ, हुँ। तो डायबिटीज़ उस हिस्से को इफ़ेक्ट करती है। तो हुँ। आपको का देखने का इंटेंसिटी कम हो जाएगा, आपको कम दिखाई पड़ेगा। हुँ। आँख के रेटिना में छोटे-छोटे ब्लड वेसल्स लीक करने शुरू कर देते हुँ, हैं। हुँ। आँखों में खून भर जाता है, हुँ। दिखना कम हो जाता है, और बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस अगर है, डायबिटीज़ बिल्कुल अनकंट्रोल्ड है और आप आई के डॉक्टर से भी नहीं मिल रहे हो, हुँ। और टाइमली ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हो, तो डायबिटिक रेटिनोपैथी ब्लाइंडनेस भी कर सकती है। अच्छा। ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, बशर्ते आप टाइम पे जाएँ और डायबिटीज़ को हुँ। कंट्रोल रखें। अगर आप टाइम पे नहीं जाते, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, तो ये ब्लाइंडनेस का कारण हो सकती है। ये भी एक नई चीज़, मुझे तो नई चीज़ पता चली सर। नहीं, डेफ़िनिटली, तो और इंडिया तो हाँ। डायबिटिक कैपिटल है, इंडिया में हर दूसरे हुँ, आदमी को हर डायबिटीज़ है। दूसरे इंसान को जितना मीठा यहाँ पे पसंद किया जाता है ना, उतनी ज़्यादा डायबिटीज़ आपको तो मिलेंगी। मीठा भी है और स्ट्रेसफुल हुँ। लाइफ़ और सब चीज़ों की वज़ह से हुँ, डायबिटीज़ हो हुँ। रहा है। तो ये सिस्टम है कि जो भी लोग को डायबिटिक है, एडवाइस हुँ। ये होती है कि उनको हर 6 महीने पे हुँ। आई स्पेशलिस्ट के पास जाके अपना रेटिना चेकअप ज़रूर कराना चाहिए। हुँ। जिससे कि जैसे ही डायबिटिक रेटिनोपैथी रेटिना में प्रॉब्लम शुरू हो, उसका हम ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दें, जिससे कि वो बढ़ने ना दें उसको। तो हुँ। इसीलिए रेगुलर चेकअप बहुत ज़रूरी है आई स्पेशलिस्ट के साथ, सारे डायबिटिक पेशेंट्स। तो सर इतनी सारी चीज़ें मुझे सीखने के लिए मिली आपसे, मतलब बहुत सारी, जैसे डायबिटीज़ वाली बात मुझे अभी पता चली। मैं अभी ब्लू कट लेंसेज़ यूज़ करती थी, लेकिन सर ने मुझे बताया कि उनसे कुछ ऐसा इम्पैक्टफुल नहीं होते हैं वो, तो वो भी मुझे सीखने के लिए मिला। तो सर आपको कैसा लगा इतनी सारी नॉलेज शेयर करके डेफ़िनेटली ऑडियंस के साथ? लोगों को बताना, चीज़ें इन्फॉर्म करना, क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो बहुत सारी, जैसे बताया कि सोशल मीडिया आजकल गूगल इस बहुत हुँ। इन्फॉर्मेशन दे रहा है। हुँ। पर आपके लिए क्या सही इन्फॉर्मेशन है, क्या गलत इन्फॉर्मेशन है, वो डिमार्केट नहीं कर पाता, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे देता है। आपको चूज़ करना पड़ता है कि क्या सही है, क्या गलत। तो हमारा हुँ। रोल एज़ अ डॉक्टर यही है कि हम लोगों को सही चीज़ें एडवाइस करें, जो चीज़ वो लोग फॉलो कर पाएँ, अपनी हुँ। आँखों का ख्याल रख पाएँ, हेल्दी रह पाएँ। तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन अगर पेशेंट सुनते हैं,
या अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करते हैं तो डेफिनेटली बहुत अच्छी चीज़ है हमारे लिए। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा सर से बातें करके। आप भी पूरा पॉडकास्ट सुनना और आपको भी इतनी सारी चीज़ें जानने के लिए मिलेगी, बहुत ज़्यादा, जो आप डेली बेसिस पर भी कर सकते हो अपनी आँखों को अच्छा रखने के लिए। और कोई भी इश्यू हो तो सर की आईडी नीचे हमने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। थैंक सर को डीएम कर सकते हो, पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू, थैंक बाय। यू, थैंक